हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले साइटिस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड के लिए मॉडल पेपर 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 5 मॉडल पेपर डिस्कस किए हैं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिशियन के नाम से, तो उस प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट अपनी साइटिस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहता है, तो ई क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी कर सकता है। ई क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है आपको, कोई निमी की तरफ से, डिजिट की तरफ से कोई नोटिस आता है, कोई पीडीएफ है, वो आपको मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो सिंपली आपको सर्च क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करना है @वेटराइट। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने चैनल का नाम आ जाएगा, विजय काले साइटिस। उसको ज्वाइन कर लेना है। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों को ये तो हर हाल में ज्वाइन करना ही चाहिए। टेलीग्राम ऐप पर आपको सर्च करना है @CITES इलेक्ट्रिशियन। जैसे आप इसको सर्च करोगे, CITES इलेक्ट्रिशियन 2023-24 के नाम से चैनल का नाम आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको CITES के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और दूसरी बात, जब आपका NSTI में एडमिशन हो जाएगा तो फाइनल एग्जाम की तैयारी आपकी कराई जाती है। ठीक है। चाहे वो ट्रेनिंग मैथडोलॉजी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो, या ट्रेड थ्योरी हो, सभी की क्लास आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। और हिंदी मीडियम के माध्यम से ही आपकी जो कोर्स है वो कंप्लीट कराया जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। बाकी अगर आप स्टेटस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 101 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 102 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है, व्हेन ए स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर इज स्टार्टेड डायरेक्टली बाय ए ड्यूअल स्टार्टर, द स्टार्टिंग करंट विल बी। ठीक है। यानी जब एक पिंजरी प्रेरण मोटर को सीधे ही ड्यूअल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा क्या होगी। यानी एक स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर है, उसको डायरेक्टली हमने ड्यूअल स्टार्टर की सहायता से स्टार्ट किया, तो जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या होगा हमारा। तो वो ध्यान रखना, 5 to 7 टाइम्स द फुल लोड करंट, यानी पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुनी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है। 102 का क्या हो जाएगा, 4। दूसरा कमेंट में आप मुझे जो DOL है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, तो इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है, इन ए 3 फेज मोटर द फ्लक्स वेक्टर ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ डैश। यानी 3 चरण की मोटर में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने वाले फ्लक्स वेक्टर कोण डैश पर विस्थापित होता है। यानी 3 चरण की मोटर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने वाले फ्लक्स वेक्टर कोण डैश पर विस्थापित होता है। तो ध्यान रखना, जो फ्लक्स वेक्टर कोण कितने एंगल पर विस्थापित होता है, ये होता है 120 यानी 120 डिग्री पर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, इसको देख लो भाई ध्यान से। ये कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई। यानी संधारित्र प्रारंभिक मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है। ठीक है। यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है और इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है। इसने पूछा है इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कैसे होगी। तो देखिए, अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ आइदर द रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो रनिंग वाइंडिंग है या स्टार्टिंग वाइंडिंग है, दोनों के कनेक्शन, दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका, रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ आइदर रनिंग वाइंडिंग और दी स्टार्टिंग वाइंडिंग। यानी प्रारंभिक वेष्टन अथवा कार्यरत वेष्टन के संयोजनों में परिवर्तन। ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये। विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर कैन बी यूज्ड ऑन बोथ AC एंड DC सप्लाई। AC और DC दोनों की आपूर्ति के लिए किस प्रकार की एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो AC और DC दोनों प्रकार की आपूर्ति के लिए एकल फेज मोटर का प्रयोग करते हैं ना, उसका नाम है यूनिवर्सल मोटर। इसको भाई ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। ये कह रहा है, द एप्लीकेशन ऑफ स्टेपर मोटर इज डैश। यानी स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग में है। तो देखिए, स्टेपर मोटर का जो प्रयोग है हम वो कहाँ करते हैं, वो करते हैं हम फैक्स मशीन में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एन एक्साइटर यूज्ड फॉर फील्ड एक्साइटेशन ऑफ एन अल्टरनेटर विल बी डैश। यानी किसी प्रत्यावर्तक
के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक डैश है। तो देखिए इसने पूछा एन एक्साइटर यूज्ड फॉर फील्ड एक्साइटेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो ध्यान रखना जो एक्साइटर के लिए हम यूज करते हैं फील्ड एक्साइटेशन के लिए वो को क्या है, शंट जनरेटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, ये ध्यान से देखो भाई। ये कह रहा है व्हेन ए कोयल कंडक्टर मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डैश। यानी जब कोई कुंडली चालक चुंबकीय पुंज के लंबवत गति करती है तो प्रेरित ईएमएफ। देखिए इसने कहा है जब कोई कुंडली चालक चुंबकीय पुंज के लंबवत गति करती है तो जो प्रेरित ईएमएफ है ना वो क्या होगी, वो अधिकतम होगी यानी मैक्सिमम होगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इसको देखिए। ये कह रहा है ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हैविंग ए रोटेटिंग आर्मेचर विल हैव डैश। किसी घूर्णीय आर्मेचर वाले 3 फेज स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक में डैश होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रत्यावर्तक में क्या होंगे, 4 स्लिप रिंग होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसको ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, अच्छा क्वेश्चन है। इन इफ द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अंडर एक्साइटेड है तब पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसने बोला है अंडर एक्साइटेड। ठीक है, तो ध्यान रखना जब वो अंडर एक्साइटेड बोल देगा तो आपका पावर फैक्टर होगा लैगिंग। ठीक है, अगर किसी कारण वो बोलता ओवर एक्साइटेड, अगर वो ओवर एक्साइटेड बोलता तब होता लीडिंग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है तो भाई अगर अंडर एक्साइटेड है तो लैगिंग, ओवर एक्साइटेड है तो लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 111, इसको देखो। ये कह रहा है इन वेव वाइंडिंग द रिजल्टेंट पिच शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। वेव वाइंडिंग में परिमाणी पिच लगभग बराबर होनी चाहिए। जो परिणामी पिच है वेव वाइंडिंग में वो लगभग किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए द सम ऑफ बैक एंड फ्रंट पिचेज। फ्रंट पिच और अगर पिच के योग के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 112 में कहा है ये डायग्राम दिया गया है जो ये वाइंडिंग दिखाई गई है यह आकृति कौन सी है, तो यह कंसेंट्रिक वाइंडिंग यानी सकेंद्रीय वाइंडिंग का ये डायग्राम है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, इसको देखिए ध्यान से। ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ पोल्स इज 4 द नंबर ऑफ स्लॉट इज 24 देन द पोल पिच विल बी डैश। यानी यदि ध्रुवों की संख्या 4 है, खांचों की संख्या 24 है, ध्रुव पिच क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ध्रुव पिच के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं मैं ध्रुव पिच। अगर ध्रुव पिच निकालनी है तो बिल्कुल लीजिए इसका फॉर्मूला है क्या, खांचों की संख्या कितनी है, खांचों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 6 बार, तो आपका आंसर 6 खांचे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ध्रुव पिच का फॉर्मूला क्या हो गया आपका। ठीक है, खांचों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, इसको देखिए। ये कह रहा है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोयल ग्रुप्स इन एसी मोटर वाइंडिंग इज। एसी मोटर वाइंडिंग में कोयल समूह की संख्या की गणना करने का सूत्र है। ठीक है, एसी मोटर वाइंडिंग में पूछ रहा कोयल समूह की संख्या गणना करने का सूत्र है, तो नंबर ऑफ फेजिज गुणा नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, इसको देखो। इफ द इनपुट एसी वोल्टेज इज 30 वोल्ट देन आउटपुट डीसी वोल्टेज ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर विल बी डैश। यदि इनपुट एसी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो अर्ध तरंग दिष्टकारी का उत्पादन डीसी वोल्टेज होगा। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं डीसी वोल्टेज निकालनी है हाफ वेव रेक्टिफायर में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है वीएम बटे पाई। ठीक है, लेकिन आपको ये एसी वोल्टेज दी है तो आपको पीक वोल्टेज निकालनी पड़ेगी या मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। पहले इसको कैसे निकाल लोगे भाई, इसको निकालना पड़ेगा कैसे, जो वोल्टेज दी है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 0.707 से। ठीक है,
इसको जब डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रख देना और पाई से डिवाइड कर देना। जब आप पाई से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.3 वोल्ट। करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 ये कह रहा है इन ब्रिज रेक्टिफायर हाउ मैनी टाइम्स ऑफ रिपल फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट इज ग्रेटर देन द इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी। सेतु डिस्टकारी में आउटपुट पर रिपल आवृत्ति कितनी बार इनपुट एसी आवृत्ति से अधिक है? तो कितनी बार अधिक है? तो ध्यान रखना 2 टाइम्स अधिक है ब्रिज रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 2 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 117 को ध्यान से देखो। ये कह रहा है विच टाइप ऑफ रिले होल्ड्स देयर कॉन्टैक्ट इन पोजिशन इवन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। यानी बिजली कटने के बाद भी किस प्रकार की रिले अपने संपर्क को स्थिति में रखते हैं? यानी संपर्क में कौन रखता है बिजली कटने के बाद भी? कौन सी रिले होती है? वो होती है लैचिंग रिले। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। कौन सी? लैचिंग रिले, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 इसको देखिए। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू एनी कोड द कलर कोड फॉर दी न्यूट्रल इज डैश। यानी एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कलर कोड डैश होता है। तो न्यूट्रल के लिए जो कलर कोड होता है हमारा वो होता है ब्लैक। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 ये कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप। यानी हमें वोल्टेज ड्रॉप के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। टू सेलेक्ट द डिटरमाइन साइज ऑफ केबल फॉर पैनल वायरिंग इंस्टॉलेशन वेयर आर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मीटर में, एल डिस्टेंस ऑफ लोड सेंटर फ्रॉम द सप्लाई एंड्स इन मीटर, और आई टोटल करंट। ठीक है, ये इसने दिया है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज ड्रॉप को, तो क्या फॉर्मूला कैलकुलेट होगा? वोल्टेज ड्रॉप बराबर के 2 गुना आर एल आई। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 ये कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक आयरन द फंक्शन ऑफ प्रेशर प्लेट इज डैश। यानी विद्युत स्त्री में दाब प्लेट का कार्य डैश है। ठीक है, तो दाब जो प्लेट का कार्य क्या है? टू ऑब्टेन ए क्लोज फिटिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट विद ए सोल प्लेट। यानी तापक तंतु को तल प्लेट के साथ चिपटी हुई फिटिंग प्रदान करना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर प्लेट का जो कार्य होता है ये होता है टू ऑब्टेन ए क्लोज फिटिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट विद सोल प्लेट। यानी तापक तंतु को तल प्लेट के साथ चिपटी हुई फिटिंग प्रदान करना। ठीक है, ये कार्य किसका है? प्रेशर प्लेट का। 121 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है देयर इज ए फॉल्ट इन ए गैसियर आई इट डज नॉट प्रोवाइड हॉट वाटर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, व्हाट मे बी द कोज फॉर दिस फॉल्ट। यानी गीजर में एक दोष है। भाई गीजर का कार्य क्या है? पानी को गर्म करना। और इसने बोला है गीजर में एक दोष है, अर्थात इसे स्विच ऑन करने पर यह गर्म पानी प्रदान नहीं करता है। इस दोष का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, ये जब हमने स्विच ऑन किया यानी सप्लाई ऑन कर दी लेकिन पानी गर्म नहीं हो रहा है, तो क्या कारण हो सका? क्या दोष आ गया उसमें? क्या रीजन है? तो इसका क्या है, जो थर्मोस्टेट कॉन्टैक्ट है वो ओपन है, यानी ओपन स्थिति में है। ठीक है, यानी थर्मोस्टेट कॉन्टैक्ट आर इन ओपन कंडीशन, यानी थर्मोस्टेट संपर्क खुली स्थिति में है। ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है द मटेरियल यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक ओवन एज हीटिंग एलिमेंट इज। यानी एक विद्युत ओवन में तापक तंतु के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ। विद्युत ओवन में जो तापक तंतु के रूप में हम पदार्थ का प्रयोग करते हुए हैं वो हमारा नाइक्रोम है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है द टाइप ऑफ मोटर यूज्ड इन फूड मिक्सर इज। यानी खाद्य मिक्सर में प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? देखिए, जो फूड मिक्सर है उसमें पूछा कौन सा मोटर का हम प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। और यूनिवर्सल मोटर हमारा AC और DC दोनों पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 ये कह रहा है द सिस्टम ऑफ वायरिंग अडोप्टेड फॉर इंडस्ट्रियल पावर वायरिंग इज। यानी औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए अपनाई गई वायरिंग प्रणाली है। ठीक है, यानी औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए अपनाई गई जो
वायरिंग प्रणाली है वो कौन सी है हमारी, सरफेस मेटल कंडक्ट। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी सतह धातु नलिका। 124 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 की बात कर लेते हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में, देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है ना, जब हम उसको यानी उसको बनाते हैं यानी कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि डैम बनाना पड़ता है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है शुरुआत में। ठीक है, लेकिन जब उसको हम ऑपरेट करते हैं तो उस टाइम पे उसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, यानी कोई खर्चा नहीं है उसका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, लो, और इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई। ठीक है भाई, क्या ये तो चीज़ है। देखो, इनिशियल कॉस्ट का मतलब जो शुरुआती यानी जो प्रारंभिक लागत है, वो तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, समय भी अच्छा खासा लगता है। लेकिन जब उसको हम ऑपरेट करते हैं तो उस टाइम पे वो क्या आता है, उसका खर्चा बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, ये कह रहा है 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्विवेलेंट टू, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट AMU डैश के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, एक AMU किसके बराबर होता है, ये होता है 931.4 MeV। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 126 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, ये कह रहा है बायोगैस कंजिस्ट ऑफ, बायोगैस बना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बायोगैस जो हमारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और विद सम इम्प्योरिटीज, ठीक है, इससे बना होता है। किससे, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद सम इम्प्योरिटीज, कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, मैक्सिमम विंड एनर्जी अवेलेबल इज प्रोपोर्शनल टू डैश, अधिकतम पवन ऊर्जा डैश के समानुपात में उपलब्ध है। तो ध्यान रखना, जो अधिकतम पवन ऊर्जा है वो किसके समानुपात में उपलब्ध है, क्यूब ऑफ विंड वेलोसिटी, यानी वायु वेग का घनत्व। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है इन ए सोलर कोलेक्टर द ट्रांसपेरेंट कवर इज प्रोवाइडेड टू डैश, यानी सौर संग्राहक में पारदर्शी आवरण डैश हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो ये हम आवरण प्रदान करते हैं ना, ट्रांसपेरेंट जो कवर है सोलर कोलेक्टर में, ये इसलिए प्रदान करते हैं, रिड्यूस द हीट लॉसेज फ्रॉम कोलेक्टर बेंथ टू एटमोसफियर, यानी कलेक्टर से वायुमंडल में गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट विल टेक लिस्ट टाइम इन स्टार्टिंग फ्रॉम कोल्ड कंडीशन टू फुल लोड ऑपरेशन। ठीक है, यानी निम्नांकित में से कौन सा शक्ति संयंत्र ठंडी स्थिति से पूर्ण भार संचार परिचालन में शुरू होने के लिए कम समय लेगा। देखिए, जो कम समय लेता है वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही लेता है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 131 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स नो सर्विस लाइन शुड बी टैप्ड डैश, यानी भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार किसी सेवा लाइन को टैप डैश नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमें कहीं से टैपिंग करनी है, ठीक है, सर्विस लाइन है, कहाँ से हमें टैप नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखना, कभी भी एट दी मिड स्पैम, यानी मध्य विस्तार से हमें कभी भी टैपिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 को देखो। ये कह रहा है विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर होल्ड द एसटी ओवर हेड कंडक्टर ऑन स्ट्रेट रनिंग ऑफ पोल्स, यानी हाई टेंशन ओवर हेड चालक को कतार में खड़े बिजली के खंभों पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार का कुचालक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सीधा रखने के लिए जो हम प्रयोग में लाते हैं वो लाते हैं पिन टाइप इंसुलेटर का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 की हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए, तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
रिगार्डिंग कोरोना, यानी कोरोना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो कोरोना के संबंध में सत्य है, कोरोना स्टार्ट अबव क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, यानी कोरोना महत्वपूर्ण विघटनकारी वोल्टेज ऊपर से शुरू होती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, इसको ध्यान से देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्किन इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टर रिड्यूस्ड विद द इंक्रीज इन डैश, यानी चालक का स्क्रीन प्रभाव डैश बढ़ने के साथ कम हो जाता है। देखिए चालक का जो स्क्रीन प्रभाव है किसके साथ बढ़ने पर कम होता है, तो ध्यान रखना रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, यानी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, 134 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हमने 34 क्वेश्चन डिस्कस किए, 33, 34। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। ठीक है, और जल्दी आपके लिए जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो या CI टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहता हो तो कमेंट के माध्यम से वो जान सकता है। ठीक है।